नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बीपीएससी 67वीं के लिए आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज है और ये जनरल साइंस का टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। वैसे इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में ही स्थित है। तो इससे संबंधित एक दो फैक्ट देख लेते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संगठन का गठन कब हुआ है? 1962 यानी 1962 में। और इसरो का गठन कब हुआ है? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ है। जबकि अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में हुआ था, 1972 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रहेगी। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954 1954 में 3 अगस्त 1954 को हुई है। और संस्थापक इसके होमी जहांगीर भाभा रहे हैं। अध्यक्ष अभी कौन है? तो के.एन. व्यास हैं अभी अध्यक्ष इसके। नेक्स्ट है, बायोटेक प्राइड क्या है? तो बायोटेक प्राइड दरअसल जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान है। तो और डेटा के आदान प्रदान के द्वारा ये जब काम होता है बायोटेक प्राइड में। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जायकोब डी किस कंपनी से संबंधित है? तो जायकोब डी ये कैंडिला कंपनी से संबंधित है, इसलिए विकल्प बी इसका सही है। क्या है ये जायकोब डी? तो बिना सुई के फार्माजेट तकनीक से लगाया जाता है। ये वैक्सीनेशन का एक जरिया होगा, मतलब एक तरीका होगा जायकोब डी। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन मानव युक्त भारतीय अंतरिक्ष अभियान है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। और एक दो फैक्ट ये है कि 2022 के अंत तक इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट का चुनाव हो चुका है इस मिशन के लिए। किस मिशन के लिए? गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट है, व्योम मित्र का संबंध है। तो व्योम मित्र का संबंध है किस चीज़ से? दरअसल व्योम मित्र पहली महिला ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये इसरो का रोबोट है व्योम मित्र। तो यहाँ कहीं कुछ टैली नहीं कर रहा है, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित ड्रोन है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित ड्रोन निशांत है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, एक व्यवसायी द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन किया गया। तो कौन से व्यवसायी के द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन किया गया था? जेफ बेजोस के द्वारा किया गया था, विकल्प ए इसका सही आंसर है। जेफ बेजोस का संबंध अमेजोन से है। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना दवा का नाम क्या है? तो डीआरडीओ ने जो कोरोना का दवा विकसित किया है उसे 2DG कहा जा रहा है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2030 तक भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। तो 450 गीगावाट है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। वैसे 2022 तक क्या था? 2022 तक था 175 गीगावाट, लेकिन 2030 तक का लक्ष्य ये है कि 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषमपोषी होते हैं? तो उपलब्ध विकल्प में से विकल्प सी, कवक जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, इसे ही मृत जीवी भी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे ईस्ट, मशरूम और पेंसिलियम, ये तीनों क्या हैं? मृत जीवी या फिर कवक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसे निर्जीव एवं सजीव के बीच का कड़ी कहा जाता है? तो सब सेलुलर को निर्जीव और सजीव के बीच का कड़ी कहा जाता है, ध्यान रखना है। अच्छा, ये होते क्या हैं? ये वायरस हैं सब सेलुलर। दरअसल इसकी खोज 1892 यानी 1892 में किया गया था। और तंबाकू में मोरजेक रोग की खोज के दौरान वायरस का खोज किया गया था। और खोजकर्ता कौन थे? दमित्री इवानोव्स्की, तो ये इसके खोजकर्ता थे। तो विकल्प ए इसका सही आंसर था। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है सब सेलुलर को, जैसे कि वायरस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीमारियों में एंटीबायोटिक दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो वायरस जनित जो रोग होते हैं उसमें एंटीबायोटिक दवाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो जेलीफिश सैलिन्ट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। और सबसे बड़ा संघ, वैसे सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ा संघ कौन सा है। नेक्स्ट, हाथी पांव के वाहक जो सामान्यतः कृमि एवं आंत में पाए जाते हैं का नाम है। तो उसे गोल कृमि भी कहते हैं और पिन कृमि भी कहते हैं, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट, इनमें से कौन मछली संघ का उदाहरण नहीं है? तो सिल्वर फिश मछली संघ का उदाहरण नहीं है।
क्योंकि ये सिल्वर फिश जो होता है कीट होता है, जबकि वेल, ब्लू फिश और ब्लैक ड्रम ये तीनों मछली संघ का उदाहरण है। इसलिए विकल्प ए इसका सिर्फ सिर्फ सही आंसर हो जाएगा। और अभी मैंने पूछा था, वैसे मैं आंसर बता ही देता हूँ। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो जो सत्य है उसे देख लेते हैं पहले। तो सेव का लाल रंग जो होता है किस लिए होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है सेव का लाल रंग। और टमाटर का लाल रंग क्यों होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। और हल्दी का पीला रंग क्यों होता है? जैंथोफिल के कारण। एक कभी कभी पूछता है पपीता का पीला रंग क्यों होता है? तो फेरिका जैंथीन के कारण होता है। देखिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हल्दी का पीला रंग जैंथोफिल के कारण, लेकिन पपीता का पीला रंग फेरिका जैंथीन के कारण। जबकि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, लेकिन गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। और सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट, इनमें से किसे पैलोड कण भी कहा जाता है? तो राइबोसोम्स को पैलोड कण भी कहा जाता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दरअसल राइबोसोम्स का भंडार किसे कहते हैं? तो इसका भंडार गृह कहलाता है केंद्रिका। ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि राइबोसोम्स का भंडार गृह किसे कहा जाता है, तो केंद्रिका को राइबोसोम्स का भंडार गृह कहा जाता है। और केंद्रिक राइबोसोम्स को ही पैलोड कण कहते हैं, पैलोड कण। तो विकल्प बी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग या पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, अंग्रेजी में सही बोलते हैं सुसाइडल बैग। या फिर पाचन थैली और डाइजेस्टिव बैग किसे? लाइसोसोम को, लाइसोसेम। नेक्स्ट, भारत में कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है? तो भारत में कुल 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से किसे आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है? तो केंद्रिका को आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पुरुषों में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है? तो पुरुषों में 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? एक्स और वाई होता है, इसलिए विकल्प, अच्छा पुरुषों में पूछा है तो ये बात ध्यान रखना, एक्स वाई होता है। अगर यही पूछ देता है स्त्री में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है तो एक्स एक्स होता है, नहीं विकल्प ए सही हो जाता है, लेकिन अभी होगा बी, क्योंकि पुरुष के बारे में पूछा है। और बस इतनी बात है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं या 46 गुणसूत्र होते हैं? तो अगर गुणसूत्र सिर्फ पूछे तो 46, लेकिन जोड़ा के बारे में पूछे तो 23। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा असत्य है? तो पहले देख लेते हैं जो जो सत्य है। शायद इसमें सारा सत्य ही है। कुनैन तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। कैफीन कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त किया जाता है। हींग फेरुला के पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जबकि रबर की प्राप्ति हीविया पौधे से प्राप्त लेटेक्स से होती है। तो इसमें सारा सही है, इसलिए ऑल गुड हो गया, ठीक है। और कुनैन के बारे में आपको पता ही है कि मलेरिया रोग में ये काम आता है। एक बार मैं फिर से जल्दी बोल देता हूँ। कुनैन सिनकोना की छाल से, कैफीन कॉफ़ी के बीजों से प्राप्त होती है। हींग फेरुला पौधों की जड़ों से प्राप्त होती है। रबर हीविया पौधों से प्राप्त लेटेक्स से प्राप्त होती है। और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य कर्नाटका है, तो ये फैक्ट याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों से ले जाने का कार्य कौन करता है? तो भोजन के बारे में पूछे तो फ्लोएम करता है, और फ्लोएम एक जीवित उत्तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर जल के बारे में इसी स्टेटमेंट में पूछ देता कि जल को कौन ले जाता है, तो जाइलम जल को ले जाता है, विकल्प ए इसका सही आंसर है होता, लेकिन अभी फ्लोएम होगा क्योंकि भोजन के बारे में पूछा है। नेक्स्ट, स्वाद का अनुभव होता है? तो स्वाद का अनुभव जीव के ऊपरी सतह पर से होता है, क्यों? विकल्प ए तो इसका आंसर है ही, लेकिन क्यों होता है जीव के ऊपरी सतह से? क्योंकि स्वाद कलिकाएं जीव के ऊपरी सतह पर होती है, इसलिए स्वाद का अनुभव जीव के ऊपरी सतह से होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो इनेमल, ये तो आपको पता ही होगा, इनेमल जो होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, और ये दांत में होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के लिए पाचक एंजाइम्स मौजूद होते हैं? तो अग्न्याशय रस में पाचक एंजाइम मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के पाचन के लिए। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सेरिब्रम स्थित होता है? तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम स्थित होता है।
और एक पॉइंट आपको भी पता होगा, मस्तिष्क का भार कभी कभी पूछ देता है और पूछा हुआ है ये। तो 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, यानी पूरे मतलब शरीर का 2% भार मस्तिष्क होता है, 1300 से 1400 ग्राम तक। और सेरिब्रम अगर मस्तिष्क में स्थित होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। सेरिब्रम का क्या काम होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक उसका काम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इनमें से किस रोग को राजाओं की बीमारी की संज्ञा दी जाती है? तो गठिया रोग को राजाओं की बीमारी की संज्ञा दी जाती है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शरीर के रक्त में यूरिक अम्ल बढ़ जाते हैं और उसी कारण गठिया रोग हो जाता है, और इसी गठिया रोग को राजाओं की बीमारी संज्ञा दिया जाता है। धनी लोगों का बीमारी भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो धनी लोगों की बीमारी है, राजाओं की बीमारी गठिया रोग। नेक्स्ट है, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव बीटा कोशिका द्वारा किया जाता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, इंसुलिन दरअसल क्या है, एक तरह से धातु जस्ता होता है, ये जस्ता धातु होता है। तो कोई नहीं, सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है, इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव बीटा कोशिकाओं से होती है और ये अग्न्याशय में होता है बीटा कोशिका, ठीक है। इसके असंतुलन से ही डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट यानी मधुमेह रोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? तो जो सत्य है पहले उसे पढ़ लेते हैं, वैसे इसमें सारा सत्य ही है। तो विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, और विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है, जबकि विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। और विटामिन सी के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो सारा इसमें सुमेलित है, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। और मैं फिर से पढ़ देता हूँ, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, विटामिन B3 को नियासिन, विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावकारी रंग कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रंग प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग का होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में ये बात तो आपको पता ही होगा कि ये जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है और क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य सुमेलित नहीं है? तो जो सत्य है पहले देख लेते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, तो ये सही है। गोल्जी काय का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, और विटामिन का खोज फंक ने किया था। चेचक का टीका का खोज एडवर्थ जेनर ने किया था। तो सब सही सुमेलित था, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट है, इनमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी हमने देखा था विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, और विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो असत्य की पहचान करनी है, तो पहले सत्य देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। अंतरिक्ष, अच्छा एक क्वेश्चन आया था कि परमाणु ऊर्जा विभाग का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है, तो ये भी भाग ध्यान रखना है। और अंतरिक्ष कार्य के जनक कौन कहे जाते हैं? विक्रम साराभाई। मिसाइल महिला कौन कही जाती है? तो टेथी थॉमस मिसाइल महिला के रूप में जानी जाती हैं। नैनो तकनीक के जनक के रूप में CNR राव जाने जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, नैनो तकनीक के जनक के रूप में CNR राव, मिसाइल महिला के रूप में टेथी थॉमस, और अंतरिक्ष कार्य के जनक भारत में विक्रम साराभाई, और परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी जीव नहीं है? तो स्तनधारी जीव समुद्री सिंह भी होता है, समुद्री गाय भी स्तनधारी जीव है, डॉल्फिन भी स्तनधारी है, ये तो आपको पता ही होगा। जबकि डाइटम स्तनधारी नहीं होता है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डाइटम क्या होता है फिर? तो एक कोशिकीय शैवाल होता है डाइटम, तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वैसे डाइटम का पता यूज क्या किया जाता है? जब कोई पानी में डूब करके मर जाता है, तो उसका पता लगाने के लिए कि हाँ ये पानी में डूब करके इसकी मृत्यु हुई है, तो ये डाइटम का प्रयोग किया जाता है। डाइटम एक तरह से एक कोशिकीय शैवाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो शाकाहारी के बारे में पूछे तो पोषण स्तर 2 के अंतर्गत ही आते हैं, और क्योंकि ये शाकाहारी जो होते हैं पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं। और अगर उत्पादक के बारे में पूछता तो पोषण स्तर 1 होता है। नेक्स्ट, जैव अपघटक होते हैं, तो जैव अपघटक कौन होते हैं? शाकाहारी जैव अपघटक होते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अपघटन से ही आहार प्राप्त करते हैं शाकाहारी। उपलब्ध विकल्प के हिसाब से यहाँ पर है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया?
तो 1971 यानी 1971 में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अच्छा, ये कौन चलाता है ये कार्यक्रम को, मानव एवं जैव मंडल? तो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है। यूनेस्को के बारे में एक दो फैक्ट देख लेते हैं। तो 16 नवंबर 1945 1945 को ये यूनेस्को की स्थापना हुई है और इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? आद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं यूनेस्को के। नेक्स्ट, जो विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची होती है ना, वो भी यही जारी करता है, यूनेस्को ही। नेक्स्ट है, कैंसर के इलाज के लिए जिस रेडियो औषधि का मुख्य रूप से उपयोग होता है तो उसको कोबाल्ट 60 कहते हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है पहले देख लेते हैं। कुमाराकोम पक्षी विहार ये केरल में है, सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है, और रंगन चिट्टू पक्षी विहार ये कर्नाटका में है, जबकि घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है। तो सारा सुमेलित था, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। कुमाराकोम पक्षी विहार केरल में है, ठीक है, केरल में ही बेम्बनाड झील है, लैगून झील एक तरीके का है। और सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है। मांडवी नदी आपको याद आ ही रहा होगा गोवा से, और तेरेखोल नदी, क्योंकि तेरेखोल नदी सीमा बनाती है महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। रंगन चिट्टू पक्षी विहार ये कर्नाटका में है और घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, सामान्यतः मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन एवं अनिद्रा संबंधी उपचार में दी जाने वाली दवा है, तो कौन सी दवा दी जाती है? तो डिप्रेशन और अनिद्रा में वारविट्स मोरेट्स भी दिया जाता है, एम्फीटामाइंस भी दिया जाता है, बेंजोडाइजेपिन्स भी दिया जाता है, और लाइसर्जिक अम्ल और डाईएथाइल अमाइड ये चारों दिए जाते हैं, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे, कौन थे? देखिए, अगर इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता के बारे में पूछ दे तो संभव है कि आप कन्फ्यूज हो जाएं कि आइंस्टीन के बारे में बोल देंगे। नहीं, आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के पर कार्य करने के लिए 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। ये भी पूछता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1921 में। लेकिन अगर पूछे कि आविष्कारकर्ता कौन थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के, तो हर्ट्ज थे, हेनरी हर्ट्ज पूरा नाम था इनका। और इन्होंने ही 1887 में, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, 2 साल बाद, तो 1887 में हेनरी हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, और इसी पर काम करने के कारण 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये किसके मतलब क्यों मनाया जाता है 28 फरवरी को ही? क्योंकि सीवी रमन, आपको पता है कि सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, तो 28 फरवरी को ही मिला था रमन प्रभाव के खोज के लिए। तो 28 फरवरी को मतलब 28 फरवरी को ये रमन प्रभाव की खोज हुई थी, इसी आविष्कार की तिथि को ये 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि 1930 में मिला था सीवी रमन को नोबेल प्राइज, 9 साल बाद जब मिला है आइंस्टीन को, उसके 9 साल बाद इनको मिला है। नेक्स्ट, औषधि विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को ही औषधि विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि जो एमबीबीएस करता है तो हिप्पोक्रेटस ओथ लिया जाता है उसके द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से किस रोग का वाहक एडीज इजिप्टी नामक मच्छर नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन है। पीत ज्वर, चिकनगुनिया और डेंगू, तीनों रोग का वाहक जो होता है एडीज इजिप्टी नामक मच्छर ही होता है, ठीक है। जबकि मलेरिया का वाहक एडीज इजिप्टी मच्छर नहीं होता है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा वाहन होता है इसका। और सबसे पहले जानकारी इसकी इकट्ठा किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी 1902 में, इसी कारण इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। नेक्स्ट है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार में 2 तरह के पाचक, लार में ऐसे पूछे कि पाचक एंजाइम कितने पाए जाते हैं, तो 3 तरह के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है कि मेढक और व्हेल इन दोनों में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। देखिए, इसमें दरअसल 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है पाचक एंजाइम, एक होता है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि के बारे में अगर आपसे पूछता तो हम 3 लार ग्रंथि का नाम लेते, तो विकल्प 20 का आंसर हो जाता है। लेकिन अगर पाचक एंजाइम के बारे में पूछ रहा है तो 2 ही पाचक एंजाइम पाया जाता है लार में। कौन कौन से? टाइलिन और लाइसोजाइम पाया जाता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, पाचक एंजाइम कितना पाया जाता है? तो 2। पाचक ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती है? तो 3, ठीक है। कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम।
और 3 लार ग्रंथियाँ होती है। मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियाँ नहीं होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विटामिन ए का संश्लेषण गृह है, तो विटामिन ए का संश्लेषण गृह कौन कहलाता है? यकृत। यकृत के बारे में और हम क्या जानते हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है अगर पूछे तो यकृत ही है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कौन रखता है? तो यकृत ही रखता है। तो ये विकल्प 20 का सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है अब इस वीडियो का, 50-50 क्वेश्चन करके देखेंगे। लास्ट वीडियो से पहले निवेदन है आपसे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मार्च तक अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरेंगे तो चैनल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो जो सत्य है पहले देख लेते हैं। वार्क का हेडक्वार्टर मुंबई में है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, आईसीएआर का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जबकि इसरो का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं बेंगलोर में है। और आपको इसरो के बारे में पता है कि 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के निर्देशन में इसरो की स्थापना हुई थी। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 50 के लिए, अगले वीडियो के लिए इंतजार करना होगा। थैंक